गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे कोरम के बारे में। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन नंबर 101। सेक्शन 101 नोटिस के बारे में बताता है। हंड्रेड एंड वन नोटिस के बारे में बताता है। फिर 102 देखा हमने, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में बताता है। फिर 103 के ऊपर हम चर्चा भी कर रहे थे, साथ में फिर 104 भी आज देखेंगे हम। हमने पिछली क्लास में जो देखा था एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हमने देख चुके हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको रटते बैठने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या आता है। तो इतने बार अपन पढ़ते हैं कि वो याद हो जाती हैं चीज़ें। फिर डायरेक्टली 103 पे आ जाते हैं। 103 में हमने देखा था, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, कोरम फॉर द जनरल मीटिंग विल बी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स एट द डेट ऑफ मीटिंग 1000 तक है तो। फिर 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अगर 1000 के ऊपर है, 1001 से लेके 5000 तक, और 5000 के ऊपर है तो फिर 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शेल बी द कोरम। और प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों का ही कोरम सफिशिएंट होता है। कोरम का आधे घंटे के अंदर होना अनिवार्य होता है। अगर विद इन हाफ एन आवर कोरम मौजूद नहीं है तो फिर मीटिंग स्थगित हो जाती है, वो आगे की डेट पे चली जाएगी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे अगले हफ्ते। अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं कोई और डेट टाइम पे हो तो वो भी किया जा सकता है, बट इन एनी केस उनको 3 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है। 3 डेज का नोटिस बोला गया है। नोटिस आइदर पर्सनली भेजो, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल कि आप पर्सनली उनको भेज सको, इसीलिए उसको इसके थ्रू भेज दिया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के। तो ये हमने देखा था। साथ ही साथ अगर मीटिंग बुलाई गई है बाय द रिक्विजिशनिस्ट, रिक्विजिशनिस्ट मीन्स मेंबर्स के द्वारा बुलाई गई थी और उसी में कोरम मौजूद नहीं होता है, तो इट शैल स्टैंड कैंसल्ड, तो वो खत्म हो जाएगी, तो वहां पे वो एडजर्न नहीं होती, इट विल स्टैंड कैंसल्ड। ये हमने देखा था। फिर कोरम में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं हमने देखे। प्रॉक्सीज कवर नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव्स कवर होते हैं। 2 प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव की हमने बात किए थे, सेक्शन 112 और 113। 112 बताता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट चाहे तो वो दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे तुम चले जाओ मीटिंग में, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी डीम्ड एज प्रॉक्सी, ही इज डीम्ड एज मेंबर, तो वो मेंबर माना जाएगा। एंड उसको हर वो अधिकार है जो कि प्रेसिडेंट को होता है, ही कैन इवन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, और उसको हर प्रकार से जितने भी अधिकार थे टू द प्रेसिडेंट वो सब इसको प्राप्त हो जाएंगे। फिर सिमिलर चीज हमने देखा, जब बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड करती है शेयर्स, बॉडी कॉर्पोरेट खुद नहीं जा सकती मीटिंग में, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, ही इज डीम्ड एज मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो मेंबर कहलाता है। तो भी हर वो अधिकार होता है जो कि उस बॉडी कॉर्पोरेट को हुआ होता। और ये यहाँ पे इवन क्रेडिटर्स मीटिंग में भी इसको अधिकार रहता है कि वो क्रेडिटर के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट करें क्रेडिटर मीटिंग के लिए, और वो जाके उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। हमने ये भी देखा था कि जब 2 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट्स, ये रीड करना रह गया था, यहाँ तक हमने पढ़े थे। इन केस 2 और मोर कॉर्पोरेट बॉडीज हु आर मेंबर्स ऑफ कंपनी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, अगर एक अकेला व्यक्ति ही आता है बट वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम मानेंगे कि 2 मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। साथ में अगर वो खुद भी शेयर होल्ड कर रहा है तो हम मानेंगे 3 मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। ये चीज बताई गई थी। इन केस 2 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, these are represented by a single individual, each of the body corporate will be treated as personally present by the individual representing it. If for instance he represents 3 body corporates, his presence will be counted as 3 members being present in person for the purpose of quorum. ठीक है। साथ ही साथ अगर वो खुद भी होल्ड कर रहा है तो 4 लोग आए हैं ऐसा माना जाए। फिर मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम काउंट नहीं करते हैं। कोरम का पूरे थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना अनिवार्य है, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, क्योंकि कोई डिसीजंस है जिसमें कोरम मौजूद नहीं था, कोई है जिसमें मौजूद था, तो जिसमें मौजूद था कोरम उतनी डिसीजंस वैलिड होंगे, बाकी के इनवैलिड रहेंगे, तो बाकी के डिसीजंस की कोई लीगली अहमियत नहीं है, वो वॉइड है। फिर बोर्ड मीटिंग, वैसे बोर्ड मीटिंग का टॉपिक आपको अभी तो नहीं है, न्यू कोर्स में वैसे आने की संभावना है। बोर्ड मीटिंग में 1/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स को कोरम मानते हैं और 2 डायरेक्टर्स, तो विच एवर इज हायर, तो जो भी ज्यादा होगा, तो 1/3, अगर 9 डायरेक्टर हैं तो 3 डायरेक्टर विल बी कोरम, वहां पे फिर आपको 2 डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा।
ठीक है। सो वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स को कोरम मानते हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को काउंट नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टेड जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको जनरली हम लोग काउंट नहीं करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। इवन उनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं होता पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में होता है। फिर क्या एक अकेला व्यक्ति कभी कोरम हो सकता है? तो वैसे तो हमने देखा है कि कोरम मिनिमम कम से कम 2 तो रहेंगे ही, प्राइवेट भी कंपनी है तो 2 तो रहेंगे ही। अकेला क्या मीटिंग करेगा? तो अकेला वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी हो सकता है। कौन से केसेस में? तो एक पहला केस जब ट्रिब्यूनल ने मीटिंग बुलाया है, कभी कभी ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाता है, जो हम देखने वाले हैं सेक्शन 97 और 98 में। तो 97 और 98 एजीएम और ईजीएम बुलाने का पावर बताता है ट्रिब्यूनल का। अब ये तब होता है खास तौर पे जब डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुला रहे। अब जाहिर सी बात है, डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुला रहे और ट्रिब्यूनल बुलाएगा तो डायरेक्टर्स खुद आएंगे तो नहीं। अब वो खुद नहीं आएंगे, मेंबर्स नहीं आएंगे, तो मीटिंग कैसे होगी? इसीलिए ट्रिब्यूनल जब ये ऑर्डर पास करता है वो कई बार बोलता है कि अगर यहाँ एक अकेला व्यक्ति भी आया तो भी हम मान लेंगे कोरम मौजूद है। और ट्रिब्यूनल ने अगर ये ऑर्डर पास किया है तो अकेला व्यक्ति भी कोरम हो सकता है। और यहाँ पे इवन वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं होगा, प्रॉक्सी से भी होगा तो भी कोरम माना जा सकता है। तो अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है तो ट्रिब्यूनल वाइल पासिंग दी ऑर्डर वो बोल सकता है कि इवन वन मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और थ्रू प्रॉक्सी विल बी अ वैलिड कोरम, तो फिर ये वैलिड कोरम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताया है कि सिंगल मेंबर वैसे कोरम हो सकता है क्या? तो आंसर इज नो, जनरल रूल है नहीं। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। एक, however there are few exceptions to the general rule which permits a meeting to be constituted by one shareholder only. जब सेकेंड पॉइंट, वेयर ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स अ मीटिंग, जब ट्रिब्यूनल ने मीटिंग बोला टू बी हेल्ड विद अ डायरेक्शन, और उसने डायरेक्ट किया दैट इवन वन मेंबर अगर प्रेजेंट होगा, फिर वो इन पर्सन हो या बाय प्रॉक्सी हो, तो ये एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग हो जाएगा, तो फिर हो जाए। तो ये एक रूल। दूसरा, कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे शेयर्स एक ही व्यक्ति के पास हैं, जैसे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही, क्लास मीटिंग, और पूरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैं ही होल्ड करता हूं पूरे प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर उससे रिलेटेड कोई डिसीजन है तो मुझे अकेले को ही बुलाया जाएगा क्योंकि एक ही मेंबर है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहां पे पूरे प्रेफरेंस शेयर्स एक ही व्यक्ति के पास हैं, तो वहां पे भी एक अकेला व्यक्ति कोरम रहेगा। तो वेयर अ पर्सन होल्ड्स ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास, ये क्लास मीटिंग में होगा, दैट पर्सन में कॉन्स्टिट्यूट द क्लास मीटिंग। तो क्लास मीटिंग मीन्स जब सिर्फ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को बुलाया गया जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और पता लगा कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर पूरे के पूरे, तो ऐसे केसेस में वो अकेला व्यक्ति भी कोरम हो सकता है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ कोरम, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, अगर कोरम ही नहीं है तो मीटिंग ही वैलिड नहीं है। क्योंकि मीटिंग वैलिड होने के लिए जो शुरुआत में पहले दिन मैंने आपको बताया था, 3 चीजों की अनिवार्यता होती है। पहली चीज है कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, फिर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर कोरम ही नहीं है तो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई और इसमें जो भी डिसीजंस लिए गए ये सब इनवैलिड होंगे। ठीक है, इनमें से एक भी चीज नहीं हुई है तो मीटिंग इनवैलिड है। ठीक है, तो वही है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या हो जाएगा अगर कोरम नहीं है? तो इफ द मीटिंग इज हेल्ड विदाउट अ प्रॉपर कोरम, द मीटिंग विल बी नलिटी, इट विल बी जीरो, इट विल बी वॉइड। इफ नो कोरम इज प्रेजेंट, देयर इज नो मीटिंग एंड द प्रोसीडिंग्स आर इनवैलिड। अगर कोरम था, बीच में चला गया, तो फिर जितने विद कोरम पास हुए उतने रेजोल्यूशंस वैलिड हैं, जितने विदाउट कोरम पास हुए वो वॉइड रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉरी, आगे वाला पॉइंट, पार्टिसिपेशन बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मैंने आपको बताया था कि 1956 के एक्ट में एक रूल, एक सर्कुलर निकाला गया था। तो सर्कुलर भी एक प्रकार का कानून ही होता है। तो पुराने एक्ट में एक सर्कुलर निकाला गया था जिसमें बोला गया था कि अगर मीटिंग ऑनलाइन मोड में भी हो रही है, ऑनलाइन भी अलाउड है और फिजिकल मोड भी अलाउड है, तो भी कोरम का मीटिंग के प्लेस पे होना अनिवार्य है। ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठे होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो मीटिंग दोनों प्रकार से हो सकती है। आप भी देखते हैं आजकल बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परमिटेड होता है। आपने देखा होगा अपने कैप्स के भी बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो ऐसे केसेस में भले ही ऑफलाइन परमिटेड है, ऑनलाइन परमिटेड है, आपको घर बैठे भी मीटिंग करना अलाउड है, ज्वाइन हो सकते हो, बट फिर भी
वहां पे कोरम का मौजूद होना अनिवार्य है। ये चीज पुराने कंपनीज एक्ट में सर्कुलर के थ्रू बताई गई थी, तो इस सर्कुलर को हम आज भी वैलिड मानेंगे, क्योंकि इसके विपरीत कुछ नहीं लिखा है न्यू कंपनीज एक्ट में, तो हम मान लेंगे कि ये सर्कुलर अभी भी वैलिड है। वही है, पार्टिसिपेशन बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग अंडर कंपनीज एक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वाइड जनरल सर्कुलर नंबर 27 ऑफ 2011। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA has clarified that a shareholder of the company may participate, वो participate तो कर सकता है in general meeting through electronic mode, but the requirement of quorum has to be fulfilled by members personally present only। ठीक है, तो भले ही वो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बट फिर भी वहां पे कोरम का होना अनिवार्य रहेगा। तो ऑनलाइन करते हैं थोड़ा, अगर गेस्ट आईडी के बदले खुद के प्रॉपर आईडी से आएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप बाहर खड़े रहते हैं क्लास के बाहर, यानी वर्चुअली बाहर रहते हैं आप, तो मुझे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉपर आईडीज जो आपको दी गई है उससे आए तो ज़्यादा बेहतर है। चलो ठीक है। हाँ, फिर एक नोट दिया है। हेलो, नहीं वो वाला नोट नहीं है, नोट इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन जेब में होना चाहिए। तो और एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ जहाँ आपको कहीं ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे दो चीज़ पॉसिबल है, तो वहाँ एक नोट चिपका देना। तो नोट है ना, नोट लिख देना। ये हर जगह आप कर सकते हो, कई जगह होंगे दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल रहेंगे। अकाउंट्स में देखते हो आप, टैक्सेशन में देखते हो, लॉ में भी, लॉ में तो कम दिखेगा आपको, थोड़ा क्लियर चीज़ें ज़्यादा है अभी क्योंकि नया एक्ट है ना, उसमें एम्बिग्यूटीज कम है, बट बाकी जगह एम्बिग्यूटीज होती है। उसमें फिर नोट चिपकाओगे आप तो आपको ईजी हो जाएगा, मार्क्स फिर ज़्यादा इजीली आपको मार्क्स मिल जाएगा। ना इन्हें ऐसा नहीं सर ने बोल के आए ये लो 500 का है, 2000 का चिप, ऐसा नहीं, तो लिख के आना है आपने। नोट पे मार्क्स होते हैं, नोट्स इनमें मार्क्स होते हैं। अगर आपने ये क्लैरिफाई कर दिया तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कि नहीं तो मार्क्स काटे जा सकते हैं और आप कुछ नहीं बोलते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, बट कर देना ज़्यादा बेहतर होता है, तो नहीं तो मार्क्स काट लेंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए नोट्स लिखना चाहिए। तो यहाँ भी नोट है, इंपॉर्टेंट है एक, acts done creating rights in favor of third parties at a meeting without a quorum being present would not affect the right of such third parties provided they had no notice of the irregularities। क्या कुछ पढ़ो, एक बार से पढ़ो, आप लोग पढ़ो, समझो, और ये क्या है ये मुझे बताओ दादा। खेल रही है अपने से, ठीक है, तो ये गेम ही है ना, तो ये एक वो टेम्पल रन गेम जैसी हो चुकी है। हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं कॉइन्स इकट्ठा करते हुए, और फिर कॉइन्स भी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं अपन, अल्टीमेटली और अच्छा दौड़ पाए, और नए नए इक्विपमेंट्स खरीदो ताकि और अच्छा दौड़ पाए, और कॉइन्स इकट्ठे करेंगे, ये चल रहा है जिंदगी रन। हाँ, हाँ समझा, क्या बोल रहा है, ये पढ़ा हुआ है आपका, बचपन में देखा था। हाँ हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये, कि आप ये नहीं बोल सकते अरे हमने तो मीटिंग नहीं बुलाया है, तुमको अधिकार नहीं मिलता, राइट नहीं मिलता, ये गलत है। याद होगा आपको, पढ़े थे ऐसा कुछ, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट वाइबरी मैन्युफैक्चरिंग थे अपन ने, कि इंडोर मैनेजमेंट क्या है, कब ये रूल नहीं लगता। तो हार्वर्ड तो इसका एक्सेप्शन था, उसमें हमने टर्कवेंट्स रूल पढ़ा था। टर्कवेंट्स रूल में बोला था कि अगर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो ये तो कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम है, कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम ये बॉन्ड वापस नहीं करेंगे, हम डिबेंचर का पैसा वापस नहीं करेंगे, तो बाहर वाले का अधिकार सुरक्षित होता है। याद आ रहा है कुछ, गया सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना नहीं लगना चाहिए, सुना सुना लगना चाहिए। सो ये वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। तो कई बार हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग दिमाग से नहीं पढ़ते, कंसंट्रेशन रखना चाहिए, पहली बार में ही समझ जाना था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बट क्योंकि मैंने रीड किया तो आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती है सर ने रीड किया अब समझाएंगे, तो इसीलिए आप वो वैसा कंसंट्रेशन से रीड नहीं करते, प्रॉपर आप कंसंट्रेट करो तो आपको ही समझ जाए। वही लिखा है एक्ट्स डन, ऐसा कोई कार्य किया गया है से कोई राइट क्रिएट हुआ है, क्रिएटिंग राइट्स इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टीज, आउटसाइडर्स का कोई राइट क्रिएट हुआ है, आउटसाइडर्स,
एट अ मीटिंग विदाउट अ कोरम बीइंग प्रेजेंट, फिर भले वो मीटिंग में कोरम नहीं था या मीटिंग ही नहीं बुलाए, रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती. इट वुड नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ सच थर्ड पार्टीज provided they had no notice of the irregularity. For example, debentures issued at a meeting of directors where there was an insufficient quorum. तो ये debentures पूरी तरह से valid है, they can claim their amount. ठीक, तो ऐसा है. कोई हम दूसरे शब्दों में ट्रेन मैनेजमेंट. ट्रेन एक ऐसा रूल जो केस लॉ पे आधारित है, उसको हम डॉक्ट्रिन, याद होगा बचपन में पढ़े थे ये सब. डॉक्ट्रिन. इंडोर, इंडोर यहाँ के नमकीन बड़े फेमस होते हैं. नहीं, वो इंदौर है. और मैनेजमेंट है आपको, इंटरनल मैनेजमेंट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपनीज. कंपनी कैन नॉट अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट ये बोल के कि भैया हमने तो रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया, हमारे मीटिंग में तो कोरम नहीं था, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमको क्या. तो ये वो वाला रूल है. हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पता है कि कोरम नहीं है, फिर भी मीटिंग हो रही है, उसमें रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है या कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो फिर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता. याद है आइवरी मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्टर्स ने खुद पैसा दे दिया था. पेटेंट हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग, हमने देखा था कि डायरेक्टर्स ने खुद पैसा दिया था. फिर से पढ़ेंगे, भूल गए होंगे आप, ये फिर से है आपको, तो अपन फिर से पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर छोड़ा है अपन ने अभी, फर्स्ट चैप्टर्स में फिर से दिखेगा आपको, पहले 3 चैप्टर में फिर से आएगा ये सब, देखेंगे. भूल भी गए तो फिक्र की बात नहीं है, फिर से याद हो जाएगा. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लिखते जाया करो, भूल जाते हैं अपन. भूल जाना ये एक वैसे अच्छी आदत होती है, लेकिन यहाँ पे भूल जाना अच्छा नहीं होता. नहीं, सच में भूल जाना अच्छी आदत है. सोच के देखो, आपको दिन भर उसी की याद आ रही है, फ्रस्ट्रेट हो जाते ना, तो फिर कोई काम भी नहीं होता ना, कहीं मन भी नहीं लगता. होता है ऐसा कभी कभी. आपके उम्र में होता है, उम्र तो गई, तो लेकिन आपकी उम्र में ऐसा होता है कई बार, पर उसी की याद आ रही, तो काम नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं होगी. तो इसीलिए भूल जाना एक अच्छी शक्ति दी है कुदरत ने हमको, कि कोई भी चीज़ भूल जाते हैं अपन आसानी से. तो ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, भूल जाओ चीज़ों को. भूल जाओ तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई भूल जाओ तो गलत हो जाएगा. तो इसीलिए रिवाइज करते रहा करो. जैसे उसको भी बार बार देखोगे तो बार बार याद आएगी. हाँ, आप क्लास खत्म हो गई फिर नहीं देखे तो भूल जाओगे, लेकिन रोज क्लास में देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, तो रिवाइज होती जाती है, तो याद रहती है. एग्जाम्पल है. सो समझाने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप देखते भूल जाते हैं. अभी जैसे इंटर है, इंटर में भी वैसे ही होगा. 6 महीने बाद जब आप पढ़ोगे तो शुरुआत का पूरा इतना पुराना हो चुका हो, भले ही 6 ही महीने हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा कोर्स है ना, तो अपने को ध्यान ही नहीं रहता. शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत काम के होते हैं, ये जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं ये काम के हैं. वो ईमेल वाला अपन ने देखे, सिर्फ उतना सा बॉक्स देख लिए तो पूरा रिवाइज हो जाता है, लेटेस्ट ईमेल आईडी पे भेजो, फिर इस फॉर्म में भेज सकते हैं टेक्स्ट में वगैरह, तो वो सिर्फ उतना देख लिए तो एकदम से रिवाइज हो जाता है. तो इसीलिए ये सब चीज़ें बना लिया करो, तो बनाना चाहिए. मैंने आपको बताया था, शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ, ये सब चीज़ें बनाना चाहिए, लिखते जाना चाहिए. तो खैर ऐसा है. तो अगर कोई कार्य किया गया है जिसमें थर्ड पार्टीज के राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो पूरी तरह से वैलिड होते हैं. हम ये नहीं बोल सकते भाई कोरम ही मौजूद नहीं था और इसीलिए ये एक्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ तक के अब कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ लो. इसके बाद ये वोटिंग राइट्स ना पढ़ते हुए हम चेयरमैन पे जाएंगे, कि मैं सेक्शन वाइज आपको बता रहा हूँ. चेयरमैन पे जाके चर्चा. चेयरमैन कौन है, क्या करता है, क्या क्या काम. मैं हूँ, हाँ ये है, बचपन में खेलते थे ना, पुलिस, पुलिस को चोर का पता लगाओ. बस वैसे ही चेयरमैन, चेयरमैन कौन है. तो चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति है जो खेलने आता है. दिखाओ चेयरमैन प्लीज. अरे नहीं, प्लेज यानी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. तो चेयरमैन को देखो, इसको समझना है ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. जैसे एक क्लास में एक टीचर होता है, वैसे ही चेयरमैन को आप कंपेयर कर लो. तो चेयरमैन यानी क्लास का जो टीचर है वैसे ही है. तो क्लास प्रॉपरली चलना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी होती है, टीचर की. तो ये चकल्लस कर रहे हैं तो उनको डांट सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ खुद ही चकल्लस करते हैं अपन, तो क्या डांटेंगे. तो चेयरमैन जो है, चेयरमैन का मेन मकसद वही होता है मीटिंग प्रॉपर चले. जैसे
मेरा काम है कि भाई क्लास प्रॉपर चले, सब चीज़ ऑर्डर से चले, ये चीज़ पढ़ रहे हैं फिर इसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर डिस्कशंस भी मैं इनकरेज करता हूँ, किसी को कोई डाउट है क्या तो मैं पूछूंगा आपसे, कोई डाउट होगा तो बताओ। वैसे ही चेयरमैन भी पूछेगा, अगर आपको कोई भी डाउट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है ऑडिटर से तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये चेयरमैन करता है। इवन रेजोल्यूशंस कैसे पास करना, कौन सा रेजोल्यूशन पहले रखना, कौन सा बाद में रखना, ये सब चीज़ें भी चेयरमैन डिसाइड करता है। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, विदाउट अ चेयरमैन मीटिंग ही नहीं हो सकती। खराब हो रहा है। हाँ, तो चेयरमैन को आप टीचर से सीधा सीधा कंपेयर करो। जैसे टीचर के आए बिना क्लास चालू नहीं होती, वैसे ही चेयरमैन के आए बिना एक मीटिंग चालू नहीं होगी। हर मीटिंग में चेयरमैन कंपल्सरी होता है। कोई भी मीटिंग हो, क्रेडिटर्स मीटिंग हो, डायरेक्टर्स मीटिंग हो या कुछ भी हो, तो उसमें चेयरमैन का होना अनिवार्य होता है। तो चेयरमैन, इसके ऊपर अगेन हमको सेक्शन 104 में दिया हुआ है। यहाँ एक्चुअल वर्डिंग्स आपको पूरी वैसी की वैसी नहीं दी है, ये 104(1), 104(2) बस इतना है, बाकी सब जो है ये रूल्स से बताया गया है, और कुछ जनरल रूल्स ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, जो कस्टमरी चले आ रही है चीज़ें उसके हिसाब से कुछ रूल और बने हैं। तो पढ़ते हैं एक बार समझने के लिए, सीधा सीधा टीचर से इसको कंपेयर कर लो तो बहुत इजीली आपको ये समझ। तो चेयरमैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होगी अनलेस द प्रॉपर पर्सन इज इन द चेयर। जब तक एक प्रॉपर व्यक्ति कुर्सी में नहीं होगा तब तक के मीटिंग बनी ही नहीं। तो मीटिंग के बनने के लिए ये अनिवार्य है। तो दो चीजें अनिवार्य है मीटिंग के बनने के लिए, एक कोरम होना चाहिए, दूसरा चेयरमैन होना चाहिए। ये दोनों जन हैं तब मीटिंग बनी। अब फिर डिसीजंस चालू होते हैं, उसके बाद मीटिंग चालू होगी, कंडक्ट होगी। तो पहले हमने कन्वे किया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई, फिर कंडक्ट होगी। तो अभी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए चेयरमैन अनिवार्य है। चेयरमैन मेन फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। तो वो मीटिंग का सबसे अहम व्यक्ति होता है जो उसको पूरा प्रॉपरली समझेगा, चलाएगा, कैसे चलना चाहिए, कौन सी चीज होना चाहिए, कौन सी चीज नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें वो डिसाइड करेगा। चेयरमैन मेन फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड कंडक्ट इट इन एन ऑर्डरली मैनर। तो ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए, दैट मीन्स प्रॉपरली चलते रहे मीटिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ चकल्लस हो गई और मीटिंग खत्म हो गई, डिसीजन ही नहीं हो पाए। सो प्रॉपर ऑर्डर में चलना चाहिए कि हर चीज प्रॉपरली हो रही है, जो डिसीजन लेना था वो हो रहे हैं, ये सब चीजों पे ध्यान रखना ये चेयरमैन की जिम्मेदारी। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वैसे तो कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से डिसाइड कर देते हैं कि ये व्यक्ति हमारा चेयरमैन रहेगा। तो वो व्यक्ति फिर चेयरमैन होता है इन ऑल द मीटिंग्स, जनरल मीटिंग हो और बोर्ड मीटिंग हो, कुछ भी हो, सब में फिर वही व्यक्ति को चेयरमैन बोलते हैं हम। और वो जो होता है वो जनरली इंटरनल व्यक्ति होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट सोच के देखो, चेयरमैन वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको कंपनी की पूरी जानकारी है। तो वो डायरेक्टर्स में से कोई होना चाहिए या कोई इंटरनल व्यक्ति होना चाहिए। मैं अगर बाहर से आया हूं, मुझे चेयरमैन बना दिया, तो मुझे तो आधी जानकारी च नहीं है कंपनी की। तो इसीलिए जनरली डायरेक्टर्स पहले से नेम आउट कर देते हैं कि मुकू भाई हमारे चेयरमैन रहेंगे, तो मुकू भाई को हमने चेयरमैन अपॉइंट कर लिया। तो फिर हर मीटिंग में मुकू भाई बीच में बैठेंगे, चेयरमैन करके बने रहेंगे। वो चेयरमैन का स्पीच भी होता है आखिर में, इनफैक्ट शुरू में होता है, आखिर में नहीं, शुरू में होता है। तो चेयरमैन स्पीच देता है मीटिंग में कि हमारी कंपनी ने क्या किया, कैसे किया, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको ये सब चीजों की जानकारी है। फिर से एक बार बता दूं, जो लोग बीच बीच में लीव हो जाते हैं गलती से, अगर आप गेस्ट आईडी से आओगे तो बार बार पॉपअप आएगा, डायरेक्ट आओगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो चेयरमैन जो है जनरली इनको हम अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और इसको आर्टिकल्स के द्वारा बता दिया जाता है कैसे अपॉइंट करना है। अगर ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो फिर चेयरमैन का अपॉइंटमेंट मीटिंग में ही होता है। मेंबर्स अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं एज चेयरमैन। तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन लोगों में फिर वोटिंग होगी। जैसे हम लोग वोटिंग करेंगे कौन कौन शशांक शर्मा को चेयरमैन अपॉइंट करना चाहता है, फिर सब लोग ऐसे हैंड रेस करेंगे, शो ऑफ हैंड्स। फिर शो ऑफ हैंड से चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है।
ये तब जब पहले से हमने डेजिग्नेट नहीं किया किसी को, तो फिर ऐसे वोटिंग से होगा। फिर अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये वोटिंग मैं नहीं मानता, जैसे कोई बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए शशांक शर्मा वगैरह कोई फालतू के व्यक्ति को अपन नहीं करते अपॉइंटमेंट। अब किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे पोल डिमांड करना है, उसके पास खूब सारे शेयर्स थे, 10 लाख शेयर है, वो बोलता है शो ऑफ हैंड्स नहीं मानता मैं, अब वोटिंग होगी बाय पोल और फिर दूसरा चेयरमैन अपॉइंट होगा। बट जब तक दूसरा चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक के जो व्यक्ति ऑलरेडी शो ऑफ हैंड से अपॉइंट हुआ है वो चेयरमैन कहलाता है। तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट वैसे होता है बाय आर्टिकल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने नहीं किया तो मेंबर्स जो मौजूद हैं उन लोग बाय शो ऑफ हैंड्स अपॉइंट करते हैं। तीसरी चीज, शो ऑफ हैंड से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो पोल डिमांड करेगा, और पोल डिमांड करने पे जो नया चेयरमैन अपॉइंट होगा फिर वो चेयरमैन रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मीटिंग, सिर्फ उस मीटिंग के लिए। ठीक है, तो ये चेयरमैन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, क्योंकि शुरुआत से आखिरी तक की पूरी जिम्मेदारी इसकी है। ये भी देखता है कि मीटिंग के नोटिस प्रॉपर गए थे कि नहीं गए थे, ये सब चेक करता है, प्रॉपर 21 क्लियर डेज का नोटिस था क्या, फिर कोरम मौजूद है या नहीं, प्रॉक्सी जो आई है वो वैलिड है या वॉइड है, ये सब चीज़ें चेक करना, फिर एक एक डिसीजन लेना, पहले अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, फिर इस पर डिसीजन लेना है तो वो एक एक रेजोल्यूशन सामने रखेगा, इस पर वोटिंग करो, तो एक एक करके ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। आखिरी में एक मिनट बुक बनती है पूरी मीटिंग होने के बाद, उस पर साइन करने वाला भी चेयरमैन ही होता है, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी है सब चीज़ सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ सही हुई तो वो प्रॉपरली साइन करने के यानी जिम्मेदार रहेगा, वो साइन करने के लिए वही जिम्मेदार है कि सब चीज़ प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट जनरली द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। जनरली बोर्ड मेंबर्स में से एक को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स में से एक को, टू बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एज वेल एज ऑफ द जनरल मीटिंग। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल प्रिसाइड एज चेयरमैन ऑफ एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर कोई चेयरमैन नहीं है, अगर चेयरमैन को ऐसा अपॉइंट नहीं किया गया था, या फिर किया तो गया था लेकिन वो चेयरमैन आया नहीं मीटिंग में 15 मिनट के अंदर, मीटिंग 11 बजे थी, 11:15 तक हम रुकेंगे, 11:15 तक चेयरमैन नहीं आया तो फिर दूसरा चेयरमैन अपॉइंट होगा, जितने लोग वहां मौजूद है वो लोग वोटिंग से करें। तो या तो ऐसा कोई डिजिग्नेट ही नहीं किया है बिफोर हैंड, या फिर डेजिग्नेट तो किया है बट ही इज नॉट प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम होता है ऑफ द अपॉइंटेड टाइम ऑफ द मीटिंग, और इज अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, या फिर वो अनविलिंग है, वो चेयरमैन नहीं बनना चाहता। ऐसे केस में द डायरेक्टर्स प्रेजेंट शैल इलेक्ट अमंग देमसेल्व्स टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बट अगर कोई भी डायरेक्टर भी तैयार नहीं है तो फिर चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है बाय द मेंबर्स। द मेंबर्स प्रेजेंट में इलेक्ट वन अमंग्स देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑफ द। तो एक्चुअली कानून में इतना ही लिखा है 104 में कि मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, बट आर्टिकल्स में लिखा है कि नहीं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो वो करते हैं, और जनरली लिखा होता है टेबल एफ में बताया होता है कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करेंगे, तो वैसा होता है। द चेयरमैन इफ रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड शैल बी सिलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड से होता है, लेकिन अगर पोल डिमांड करेंगे तो फिर पोल से सिलेक्शन होगा। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, तो दो ही सेक्शन है इसके बारे में, बाकी सब रूल्स वगैरह में आता है, या जो जनरल रूल्स निकल के आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ है। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, दैट मीन्स आर्टिकल्स चाहें तो इसके विपरीत बोल सकते हैं। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं दिया है इसके विपरीत तो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन अमंग देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन देयर ऑफ ऑन अ शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती है। ज़्यादातर वोटिंग जो होगी वो शो ऑफ हैंड से ही होगी। तो लोगों को पूछा जाएगा कौन कौन इस व्यक्ति को चेयरमैन अपॉइंट करना चाहता है, लोग हाथ बताएंगे और हाथ काउंट कर लेंगे अपन, और वो चेयरमैन अपॉइंट हो गया। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो इसको अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, जैसे मुझे आप अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, और आपको लगता है आपके पास तो बहुत सारे शेयर्स भी हैं, तो आप अगर हर शेयर पे वोटिंग करोगे तो आप दूसरा चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर समझो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया बाय शो ऑफ हैंड्स और आप पोल डिमांड करते हैं, तो आपको जितने आपके पास शेयर्स होते हैं उतनी वोटिंग मिलती है। तो फर्क ये होता है, शो ऑफ हैंड्स में 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं कि चलो 25 लोग हैं, उनमें से 15 लोगों ने हाँ बोल दिए तो हम बोल देते हैं ये चेयरमैन अपॉइंट हो गया, तो मोर देन 50%।
लेकिन यहाँ पे एकदम फेयर वोटिंग नहीं होती, क्योंकि मेरे पास अगर 1 लाख शेयर्स हैं तो मुझे तो 1 लाख वोट मिलना चाहिए, किसी के पास 10,000 है तो उसको कम वोट मिलना चाहिए। बट यहाँ तो 1 पर्सन 1 वोट हो गया, और इसीलिए हमको अधिकार होता है, हम पोल डिमांड कर सकते। जब पोल डिमांड होगा तब फिर जितने वोट हैं, जितने शेयर्स हैं, उतने वोट मिलते हैं। तो इसमें फिर एक फेयर वोटिंग होती है। फिर अगर मेरे पास 10 लाख शेयर्स है तो मैं 10 लाख वोट दे सकता हूँ उसमें। तो इसके लिए पोल जब डिमांड होता है तो पोल के केस में एक बैलेट पेपर सबको बांटा जाता है, वो बांट के उस पर वोटिंग होती है, क्योंकि पोल के लिए एक पेपर होना चाहिए। तो उसमें ही लिखा रहेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आप कितने वोट्स कर रहे हैं, कितने हाँ हैं, कितने ना। ये सब चीज़ें वो बैलेट पेपर पे लिखी होती हैं। अब ये काम भी चेयरमैन का ही होता है वैसे, क्योंकि बैलेट जब बांटे जाएंगे तो कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो पूरा ये कंडक्ट करे इजीली। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं हुआ है तो ये कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर। सोच के देखो, क्लास में टेस्ट चालू है, पेपर बांटना है, लेकिन टीचर ही नहीं है, तो आपस में अपन तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चेयरमैन होना चाहिए जो पेपर बांटने का काम करेगा। वो खुद नहीं भी करे तो वो एक एक व्यक्ति को उठा लेगा, हाँ तुम इधर आओ, ये लो यहाँ के रो में तुम बांट दो, फिर इधर से किसी को उठाए, ये लो यहाँ के रो में तुम बांट दो। तो ये सब पेपर्स बांटने का काम, फिर सब लोग वोट करेंगे, सब लोग से कलेक्ट करवाए जाएंगे। तो चेयरमैन खुद घूम के नहीं करता है, जैसे टीचर होती है ना, एक एक स्टूडेंट को पकड़ते हैं और बोलते ये लो ये वाला रो में तुम बांटो, यहाँ पे तुम बांटो। तो वैसे ही चेयरमैन भी करेगा। इसके बाद वोटिंग कलेक्ट होंगी, फिर काउंटिंग करेंगे। तो ये सब का पूरा प्रोसेस जो है चेयरमैन ही जिम्मेदार होता है इसको करने के लिए। तो पोल जब डिमांड होता है तो पूरे बैलेट पेपर्स बांटते हैं, उस पर हर व्यक्ति वोट करता है, वो वोट को बंद करके सील करके वापस भेजा जाता है। सील करना इन्हें ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उसको एकदम चिकट पट्टी लगा के इन्हें सेलो टेप वगैरह लगा के बंद कर रहे हैं, स्टेपल कर रहे हैं, वैसा नहीं। तो डायरेक्ट भी दे देते हैं। तो वैसे प्रॉपर वोटिंग वही होती है जिसमें डब्बे में डालना चाहिए, बट यहाँ पे मीटिंग्स में इतना ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट आ जाता है। और वो आने के बाद फिर उसकी काउंटिंग करते हैं, कितने लोगों ने वोट किए, कितने फेवर में थे। ये सब काउंटिंग करने के बाद फिर पोल कंप्लीट होता है, फिर उसमें जो डिसीजन हुआ वो फाइनल होता है। तो इसमें टाइम भी जाता है, क्योंकि बैलेट पेपर्स बांटोगे तो टाइम तो लगेगा ही, बांटने का, वोटिंग होगी, कलेक्ट होगा, आधा 1 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा। तो उतने टाइम में फिर वोटिंग होती है। ठीक है। सो अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, जो लोग मौजूद हैं वो अपने में से किसी को एक चेयरमैन अपॉइंट करते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर पोल डिमांड किया जाएगा ऑन इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, तो भी जब तक के नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता है, द चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अनलेस सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ पोल। तो जब तक कोई नया व्यक्ति अपॉइंट नहीं हुआ तब तक के वो सेम व्यक्ति ही चेयरमैन मान। फिर ड्यूटीज एंड रोल ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। सिंपल से कुछ ड्यूटीज है एकदम ही बेसिक लेवल पे, जैसे कि एक टीचर की ड्यूटी होती है वैसे ही ड्यूटी है। सिंपल कंपेयर करते चलो आप तो ईजी लगेगा आपको। तो जैसे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी क्लास है वहाँ पे डिग्निटी डेकोरम बना रहे, प्रॉपर काम से प्रॉपर काम हो, प्रॉपर प्रॉपर पढ़ाई हो। वैसे ही चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है प्रॉपर रूल प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहे, मीटिंग में फालतू का झगड़े नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लग रहा है एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और मारपीट हो रही, यहाँ तक भी पहुँच सकती है। ये सब ना हो, ये जिम्मेदारी चेयरमैन की है। तो क्लास में भी टीचर की जिम्मेदारी होती है सब चीज़ प्रॉपर हो। डिस्कशन है, कुछ करना है, जैसे मैं पूछूंगा किसी को कोई सवाल है क्या, आप लोग हैंड रेस करोगे, फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने सबकी क्वेरी लेना चाहिए, बट मैं डिसाइड कर सकता हूँ प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, किसको पहले बोलने देना। तो मैं बोलूंगा हाँ पहले तुम बताओ, फिर वो पूछेंगे, फिर दूसरा तुमको बोलूंगा। तो एक एक करके मैं सबको मौका दे सकता। कोई इसमें बीच में नहीं आ सकता कि सर मेरे को नहीं बोलने दे रहे, उसको पहले क्यों, तो ये कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई जबरदस्ती का कुछ फालतू की चकल्लस कर रहा है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो चकल्लस करने आते हैं क्लास में, वैसे ही मीटिंग में भी आते हैं कुछ लोग चकल्लस करने के लिए, अपन जाएंगे तो चकल्लस ही करेंगे। तो ऐसे लोगों को शांत बैठने बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज क्लास के बाहर हो जाओ। मीटिंग में भी चेयरमैन बोल सकता है कि आप प्लीज बाहर हो जाओ, ये भी अधिकार होता है उसको। बाहर नहीं जाएंगे तो गार्ड को बुला के उसको धक्के मार के निकाला भी जा सकता है, यहाँ तक अधिकार है। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ चलो क्लास के बाहर हो जाओ, आप नहीं सुन रहे तो मैं गार्ड को बुलाऊंगा और आपको निकाला भी जा सकता है। तो यहां तक के किया जा सकता है, तो ये चेयरमैन को भी ये अधिकार है। ठीक है। तो चेयरमैन के ये सब जिम्मेदारियां होती है, एक एक करके हम समझते हैं। चेयरमैन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम। डेकोरम यानी वही प्रॉपर कंडक्ट,
तो डेकोरम बोलते हैं। तो रूल्स वगैरह प्रॉपर हो रहे कि नहीं हो रहे, डेकोरम कहलाता है। सो द चेयरमैन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम एट द मीटिंग, टू गिव रूलिंग ऑन द पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। तो रूलिंग यानी कौन कौन से चीज डिस्कस करना है उसको रूलिंग बोलते हैं अपन। तो रूलिंग यानी एक एक कौन कौन सा पॉइंट आप डिस्कस करोगे वन बाय वन। डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, किसको पहले बोलने का मौका देना, जैसे सवाल हैं लोगों के तो किसको पहले बोलने देना। टू मेंटेन द रिलेवेंसी, रिलेवेंसी बने रहे। इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आप बाद में पूछ लेना क्लास के बाद, तो रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे तो मैं एंटरटेन करूंगा, वही जिम्मेदारी चेयरमैन की है। एंड ऑर्डर इन द डिबेट, टू एडजर्न द मीटिंग, एडजर्न करने की भी जिम्मेदारी अधिकार होता है, तो जिम्मेदारी भी है अधिकार भी है। तो एडजर्न करना यानी अगली डेट पे ले जाना। तो आज अगर पूरे काम नहीं हो पाए तो बोल सकता है ठीक है अब हम अगली डेट पे मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलते हैं या 4 दिन बाद मिलते हैं। तो ये एडजर्न भी कर सकता है मीटिंग को। टू एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, ये एक एक्स्ट्रा वोट मिलता है इसको कभी कभी, अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो कास्टिंग वोट कहलाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाई हो गया तो 50-50 बढ़ गए वोट्स, तो समझो 100 लोग थे, 50 ने हाँ बोला 50 ने ना बोला, जिसमें चेयरमैन ने भी ऑलरेडी वोटिंग कर चुका है। इसके बावजूद अगर चेयरमैन को ये डिसीजन लेना ही है तो उसको एक एडिशनल वोट मिलता है, उस वोट से वो डिसीजन को चेंज कर सकता है। जैसे टाई है तो टाई में उसको हाँ या ना करना है तो वो सीधा सीधा कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करेगा और वो डिसीजन को ले सकता है। तो एक एडिशनल वोट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट। तो ये सिर्फ तब मिलता है जब आर्टिकल्स में लिखा हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना चाहिए कि आपको एक कास्टिंग वोट मिलेगा, तो चेयरमैन को एक कास्टिंग वोट भी मिलता है। तो ये एक्सरसाइज कर सकता है कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। एंड टू असरटेन द सेंस ऑफ द मीटिंग, क्या मकसद है सेंस, टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, रिजल्ट प्रॉपर हुआ नहीं हुआ ये सब चीजें ये खुद डिसाइड करेगा। द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन इंटर एलिया, तो इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, बाकी की चीजों के साथ, बाकी की भी ड्यूटीज है, इसका आलिया से कोई लेना देना नहीं है, इंटर से भी लेना देना नहीं है। तो इंटर एलिया आर, तो इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के साथ, ये भी जिम्मेदारियां हैं। तो और भी जिम्मेदारियां हैं बट ये भी हैं। चेयरमैन हैज टू सी दैट द मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वीन्ड, जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर नोटिस भेजा था कि नहीं ये तक के वो देखता है, वहां से शुरुआत होती है बात कि प्रॉपर नोटिस भेजे गए क्या, प्रॉपर अथॉरिटी थी क्या, वहां से शुरू होता है। एंड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुआ क्या, कोरम मौजूद है नहीं है, ये सब चीज भी वो खुद डिसाइड करता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असर्टेन द प्रेजेंस ऑफ रिक्विजिट कोरम। He shall observe the provisions regarding meetings as contained in Companies Act, कंडक्ट होना चाहिए, तो ये कन्वे होना पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूट होना दूसरी चीज और कंडक्ट होना तीसरी चीज। ये कंडक्ट हो रही है तो इट शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड, और प्रॉपरली कंडक्टेड का मतलब है प्रॉपर एक्ट के हिसाब से हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, SS1 SS2, ये सब चीज फॉलो हुए कि नहीं हो रहे, ये सब चीजें उसको ध्यान रखना। चेयरमैन जनरली जो नोटिस में एजेंडा लिखा होता है उसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम मीन्स जो बिजनेस कर रहे हैं उसको आइटम बोलते हैं। तो कुछ लोग भी होते हैं आइटम है, तो आइटम दो प्रकार के होते हैं, कोई बहुत अच्छा है वो भी आइटम होता है, कुछ बहुत ही गया हुआ है वो भी आइटम होता है। तो आइटम यानी एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम है वो आइटम है, तो अलग ही आइटम हो जाए। तो खैर यहाँ पे आइटम का मतलब वो नहीं है, लोग होते हैं और रहते ना, कोई चिपकू रहता है वो भी बहुत आइटम ही आदमी है, चिपका रहता, फालतू की बकवास करते रहता, वो भी आइटम कहलाता है। लंबी लंबी फेंकता है, अपन झेलते रह रहे, वो भी आइटम होता है। खैर और एक दूसरा आइटम तो होता ही है, चलो ठीक है। तो चेयरमैन जनरली क्या करता है, जितने आइटम्स लाइन से दिए हैं, जो एजेंडा लिखा है नोटिस में, हमने देखा था नोटिस में एजेंडा होते हैं, तो उसी ऑर्डर में जनरली वो लेता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसी ऑर्डर में वो डिसीजन ले, उसको लगता है कि नहीं आइटम नंबर 5 को पहले हम डिसाइड करते हैं, बाद में हम आइटम नंबर 1 2 3 4 देखेंगे, तो वो ऐसा कर सकता है। जैसे मैंने अभी इतना सारा स्किप किया, डायरेक्टली मैंने बोला चेयरमैन का टॉपिक देखते हैं, तो ये मैं कर सकता हूं। वैसे ही चेयरमैन भी ये कर सकता है, उसको लग रहा है कि ये वाले टॉपिक को अभी स्किप करते हैं, पहले अपन आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं, तो वो ऐसा कर सकता है। जनरली वो सीक्वेंस में चलता है, बट उसको लगता है कि नहीं हमको आइटम नंबर 7 पहले देखना चाहिए, तो वो वैसा भी कर सकता है। तो द चेयरमैन शैल जनरली टेक अप, वैसे शैल है बट फिर जनरली वर्ड है यूज,
टेक अप बिजनेस इन द ऑर्डर सेट आउट इन द एजेंडा, जैसे एजेंडा में दिया है वैसा जनरली वो लेता है। एंड इंश्योर दैट बिजनेस इज विद इन द स्कोप ऑफ मीटिंग। ही शुड एनकरेज डेलिब्रेशंस, लोगों को डेलिब्रेशंस करने यानी बात करने एनकरेज करना चाहिए। सवाल है कुछ है तो पूछने को बोलना चाहिए, जैसे मैं बार बार पूछते रहता हूँ कोई सवाल है क्या, कोई डाउट है क्या, वैसे ही डेलिब्रेशंस एंड डिबेट, डिबेट भी हो, लोग एक दूसरे से बात करें, कोई क्वेश्चंस हैं सॉल्व करें, ये सब। एंड इंस्पायर ऑल टू मेक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, और सब ने पार्टिसिपेट करना चाहिए मीटिंग में, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। He has to maintain the decorum and order in the meeting. He has the power to prevent the discussion. तो वो किसी डिस्कशन को रोक भी सकता है बीच में ही, जैसे बीच में ही आपको मैंने बोला कोई सवाल है क्या पूछो, आप सवाल पूछ रहे हैं लेकिन फालतू के सवाल हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये सवाल अपन अभी नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे। तो मैं प्रिवेंट भी कर सकता हूं किसी डिस्कशन को, अगर बहुत ही लंबा चल रहा है डिस्कशन तो मैं उसको स्किप कर सकता हूं। या फिर अगर कोई ऐसा डिस्कशन है जिसमें आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे केस को भी हम रोक सकते हैं। आप अपने फ्रेंड की बुराई कर रहे हैं, सर ये तो ऐसा है वैसा है, तो ऐसे केस में जबरदस्ती डिफेम कर रहे हैं किसी को, तो हम रोक सकते हैं उस डिस्कशन। वैसे ही चेयरमैन भी कर सकता है, जैसे किसी की बुराई की जा रही, कोई मीटिंग में आया, वो फालतू का मुकू के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहा है, वो दोस्त है हमारा, तो जबरदस्ती की आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में चेयरमैन बोल सकता है आप शांत बैठो, बाद में अपन डिस्कस करेंगे, तो उसको ये भी अधिकार होता है। तो he has a right to, he has a power to prevent the discussion, रोकना on any matter if it is of defamatory nature। तो defame यानी किसी की बदनामी करना, किसी पे लांछन उड़ाना, या क्या बोलते हैं उसको, लांछन, जो भी है आपको समझ गया ना, तो किसी के बुराई करना, ठीक है, जबरदस्ती डिफेम कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसी जो चीजें हैं ये सब चीजें रोक सकता है वो। He has the power to close the discussion if it has become too lengthy. He can remove, वो सीधा रिमूव भी कर सकता है, बोल सकता है कि भैया आप क्लास के बाहर हो जाओ, तो सीधा सीधा बाहर कर सकता है, और कोई ना सुने तो उसको निकाला भी जा सकता है। तो he has the power to close the discussion if it has become too lengthy. He can remove or cause removal of disorderly person who are preventing the transaction of business and who refuse to leave when requested to do so. पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे और नहीं सुनेंगे तो फिर भगाया भी जा सकता है। ही में एडजर्न द मीटिंग, वो स्थगित कर सकता है मीटिंग को। हाउएवर ही शुड एक्ट इन गुड फेथ, तो वो अगर मीटिंग आगे की डेट पे ले जाना चाहे तो ये भी किया जा सकता है। ही मस्ट एंश्योर दैट सेंस ऑफ द मीटिंग इज प्रॉपरली असर्टेन। ही मस्ट एक्सरसाइज हिज पावर टू ऑर्डर द पोल करेक्टली, तो पोल की जिम्मेदारी भी इसकी होती है, पोल प्रॉपरली चल रहा नहीं चल रहा है, ये सब चीजें वो देखेगा। He has the power to decide on the validity of the proxies, प्रॉक्सी फॉर्म सही है नहीं है, ये भी वो देखेगा। इन केस ऑफ अ टाई ही कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट, ये टाई के केस में कास्टिंग वोट मिलता है बाय शो ऑफ हैंड्स, प्रोवाइडेड इट इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। पहले आर्टिकल्स को पूछेंगे, आर्टिकल्स को बोलेंगे कास्टिंग वोट देना क्या, आर्टिकल्स बोलेंगे हाँ हाँ दे दो, तो फिर अपन कास्टिंग वोट देते हैं, चेयरमैन को ये मिलता है। Chairman should ensure that proceedings of the meeting are correctly recorded, रिकॉर्ड होता है मिनट्स में। He has the responsibility to sign the minutes of the board meeting and general meeting, तो मिनट्स को साइन करने की जिम्मेदारी भी इसकी होती है। He exercises an absolute discretion, ये आगे पढ़ेंगे हम, ध्यान रखो। चेयरमैन के पॉइंट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अभी जो भी हमने पढ़ा ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको, सिर्फ ये एक लाइन ध्यान रखना, ये एच वाला पॉइंट पूरा ही ध्यान रखना, बाकी पॉइंट्स तो जनरल पॉइंट्स हैं। वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी है, बट मिनट्स जब पढ़ेंगे तब हम ये फिर से पढ़ेंगे कि साइन करने की जिम्मेदारी किसकी है, चेयरमैन की। साथ ही साथ वो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन रखता है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट का? 100%, एकदम 100% डिस्क्रिशन है इसका। डिस्क्रिशन यानी वो खुद डिसाइड करेगा किस चीज का, इन रिगार्ड टू डिसअलाउइंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी मैटर इन द मिनट्स। मिनट्स बुक में कोई चीज अगर उसको लगता है कि ये चीज नहीं लिखना चाहिए, ये फालतू की चीज है, इससे कंपनी का या मेंबर्स का कोई नुकसान हो रहा है फालतू, सो मिनट बुक से वो हटा सकता है। या वो बोलता है मिनट बुक में ये चीज लिखना ही चाहिए, तो वो लिखवा भी सकता है।
तो ये इसका एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, 100% डिस्क्रिशन। बाकी लोग कोई कुछ भी बोले, दूसरे कोई डायरेक्टर है वो आके बोलते हैं नहीं नहीं ये पॉइंट लिखो मिनट बुक में, तो वो बोल सकता है कि नहीं मुझे ये नहीं लिखना, तो वो डिसाइड करेगा खुद। ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। डायरेक्टर्स कैन नॉट इंसिस्ट, सब डायरेक्टर मिलके भी नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट मिनट बुक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। वो खुद डिसाइड कर सकता है कि ये चीज हटा दे। जैसे कि बीच में किसी व्यक्ति ने मुकु के ऊपर फालतू के आरोप लगा दिया, अब ये बेबुनियाद थे, कोई काम की नहीं थी चीज, तो बोल सकता है मिनट बुक से ये पॉइंट हटा दो, कोई काम का नहीं है, ऐसा हुआ था ये हटा देंगे अब। तो ये उसका एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। तो चेयरमैन खुद डिसाइड करेगा कौन सी चीज लिखना, कौन सी चीज नहीं लिखना। जनरली मिनट्स प्रॉपर प्रोसीडिंग्स की समरी होती है, तो उसमें हर पॉइंट लिखा ही होता है, लेकिन एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, ही कैन रिमूव एनी पॉइंट एंड ही कैन इंक्लूड एनी पॉइंट, वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, पर अगर कुछ गलत करेगा तो भी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि साइन तो वही कर रहा है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन तो है, बट जिम्मेदारी भी उसी की होती है। तो ही एक्सरसाइजेस एन एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इन रिगार्ड टू डिसअलाउइंग द इंक्लूजन, कोई चीज हटाना, इंक्लूड नहीं करना, ऑफ एनी मैटर इन द मिनट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इट बीइंग डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन और बीइंग डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स कॉजिंग लॉस। डेट्रीमेंट का मतलब होता है लॉस, तो जिससे नुकसान हो रहा है। तो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है वो चीजें वो हटा सकता है। ठीक है, मिनट बुक्स। ये हम वैसे मिनट्स जब पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि चेयरमैन हैज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, तो कौन कौन साइन करता है वो भी। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्शन 118(5) में कि चेयरमैन बोल सकता है इट शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी मिनट्स। क्या? तो जो चेयरमैन को लगता है कि ये डिफेमेटरी है, इममटेरियल है या डेट्रीमेंटल है, तो ये चीजें वो हटा सकता है, एंड इट इज हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। तो एब्सोल्यूट 100%, कोई भी डायरेक्टर बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये कानून उसको अधिकार देता है। तो आगे हम वैसे पढ़ेंगे ये चीज जब मिनट्स पढ़ेंगे, अभी हमने मिनट्स नहीं देखा, मिनट्स में ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां तक कोई भी डाउट होंगे तो पूछ लो। हाँ हाँ, तो मीटिंग फिर बंद हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। तो अगर एक ही व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के जाने से भी मीटिंग एडजर्न होती है, यानी कोरम कम होता है, तो फिर मीटिंग को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोरम नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, खुद से बाहर किया तब भी कोरम खत्म हो गया ना, बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, वहां तक वैलिड रहेगा। चलता है, कोई दिक्कत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑल्सो मेंबर्स, इट इज़ नॉट कंपलसरी। पहले के कंपनी लॉ में हुआ करता था कि जितने डायरेक्टर्स हैं उनको क्वालिफाइंग शेयर्स लेना कंपलसरी था और उनको मेंबर्स होना ज़रूरी था। बट ये पॉइंट अब नहीं लगता। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ और मेंबर नहीं हूँ, तो मेंबर होना ज़रूरी नहीं होता। आई कैन बी ओनली अ डायरेक्टर बट नॉट द मेंबर, ये हो सकता है। बट इफ़ डायरेक्टर्स खुद मेंबर भी हैं तो वो खुद भी कोरम पूरा कर सकते हैं। जनरली होता वही है कि इतने तो शेयर्स डायरेक्टर्स के पास हो जाते हैं कि कोरम वो खुद ही बना ले। ज़्यादातर केस में बाहर वाले नहीं भी आए तो कोरम के कारण एडजर्न होते हुए मीटिंग नहीं दिखेगी आप। ठीक है, बट फिर भी हो सकता है कभी एडजर्न हो जाए, ज़्यादातर केस में तो नहीं होगा, 99% केस में। तो टॉपिक तो है कि एडजर्न हो जाती है कोरम नहीं रहेगा तो, बट जनरली ऐसा नहीं दिखता है, कोरम आ ही जाता है। कि ज़्यादातर शेयर्स प्रमोटर्स डायरेक्टर्स इनके पास ही होते हैं, और नंबर ऑफ मेंबर्स भी वो उनके रिलेटिव्स पकड़ लो तो आराम से 30 लोग हो ही जाते हैं। तो 30 लोग लगते हैं कोरम के लिए, 5, 15 और 30। ठीक है, चलो और कोई डाउट? नहीं ऐसा नहीं रहता, बट एडवाइजेबल पढ़ेंगे अपन वो डायरेक्टरशिप वाले टॉपिक्स में। इनका सवाल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज़रूरी होता है क्या मीटिंग करना, मीटिंग में रहना? नहीं रह पा रहे तो कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे तो रहना चाहिए। जो वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है, खैर अपन देखेंगे ना जब अपन डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो अपने टॉपिक में वो है नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टॉपिक वैसे पहले फाइनल लेवल में था अभी तक, बट अभी जब न्यू कोर्स आ जाएगा तो चांसेस हैं कि वो टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो अपन वहाँ पे देखेंगे। हाँ
हाँ, वोटिंग राइट्स नहीं मिलते प्रॉक्सी को। अभी वही पढ़ने जा रहे हैं अपन, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक काम करते हैं, प्रॉक्सी अभी तो नहीं होगा, चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा जितना होगा उतना पढ़ते हैं। प्रॉक्सी पढ़ने के बाद वोटिंग देखेंगे हम। प्रॉक्सी दिया है पृष्ठ क्रमांक 11.21 पे। इधर भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो कल का क्वेश्चन था, हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ विकासा। तो मैंने बताया था आपको कि आप ऑलरेडी मेंबर होते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं अपने इससे इंस्टीट्यूट से, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली विकासा के मेंबर्स हैं। विकासा ये कम्युनिटी है जो कि स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। उसका फुल फॉर्म वेस्टर्न इंडियन, वो आपने स्पेलिंग गलत लिखे, VIKA ऐसे नहीं है वो, विकास वाला विकासा नहीं है। तो WICA ऐसे है वो, वेस्टर्न इंडियन CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो ऐसा है वो विकासा। तो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है वो। तो ऐसा है ना, वो ऐसा है विकासा, डब्ल्यू वेस्टर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो ये है, तो आप ऑटोमेटिक इसके मेंबर्स हैं। फिर आपको अगर इसकी कमिटी में आना है तो इसकी वोटिंग वगैरह होती है, और इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है, बोले कल दीदी आए थे। दीदी 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 आए थे, वो दीदी ने बताए थे। तो नहीं, अच्छे हैं वो, सब अच्छे ही बच्चे हैं। अब इतना अच्छा अच्छा किया है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा अच्छा इन लोगों ने स्कोर किया है। और उसके अलावा जितने भी है इस बार, पता नहीं स्कोर बहुत ही अच्छे आए बच्चों के। और फाइनल में भी, इंटर में भी अच्छा ही किए बच्चों ने। तो मुझे तो उतना रिजल्ट का पता नहीं होता, और बट करे हैं बहुत सारे लोग अच्छे से पास हुए, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। पिछले बार उतना ही बेकार लगा था। पिछले बार बहुत ही खराब था ना, पिछले बार क्या 5-7 लोग पास हुए थे बोथ ग्रुप। और इस बार अच्छे खासे हुए हैं। तो इस बार कोई ना कोई, हर किसी का कुछ ना कुछ तो निकले ही चाहे। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ एग्जाम्शंस तो मिले ही चाहे। कुछ ना कुछ हर किसी को एक बेनिफिट तो मिला ही है इस बार। ठीक है, अच्छा रहता है, पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चलो प्रॉक्सी पढ़ते हैं ना अपन, हाँ तो और बाकी डाउट देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, हाँ ये सब है। सर भूल तो वो भी गई थी। अच्छा हाँ, वो तब मैं बोल रहा था भूल जाना अच्छी बात होती है। तो अच्छा है ना, भूल गई तो। भूल जाना अच्छी बात होती है। मीटिंग एडजर्न होने तक जो भी डिसीजन लिए वो रहेंगे क्या वैलिड? हाँ वो वैलिड रहते हैं। जब तक एडजर्न नहीं हुई तब तक के डिसीजंस वैलिड है। ठीक है, ऐसा है। भूल जाया करो, ये सच में अच्छी बात होती है भूल जाना। अगर आप भूल जाओगे ना, आपको खुद को उसका बेनिफिट दिखेगा। वो भी है। तो लेकिन सच में भूल जाना चाहिए। आप सोच के देखो ना, आपको कल सुबह से शाम तक हर एक पल याद रहे तो पागल ही हो जाएगा ना इंसान। तो अगर हर एक चीज याद रहे आपको, हर एक चीज, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर पागल हो जाएगा इंसान। इसलिए भूल जाना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 11.21 पे हम आए, प्रॉक्सी को देखने। प्रॉक्सी ये कौन है, देखते हैं। तो देखो कौन कौन सी चीज हो गई अपनी, 101, 102, सेक्शन 103, सेक्शन 104। चेयरमैन में कुछ खास पूछते नहीं है। तो ये मेन व्यक्ति होता है, इसका आना ज़रूरी होता है विद इन 15 मिनट्स, और कोरम विद इन 30 मिनट्स। फिर अब प्रॉक्सी की बात करते हैं। 105 प्रॉक्सी। तो हम एक एक करके सेक्शन देख रहे हैं, 101, 102, 103, 104, 105 प्रॉक्सी। एक व्यक्ति जो खुद मेंबर है
अगर वो खुद नहीं जा पा रहा है मीटिंग में, तो वो एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है कि तुम जाओ मेरे बिहाफ पे एज अ प्रॉक्सी। इसको अपॉइंट करते वक्त इसको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी दो चीजों का नाम है, एक तो इस फॉर्म को भी हम प्रॉक्सी बोलते हैं और इस व्यक्ति को भी हम प्रॉक्सी बोलते हैं जिसको अपॉइंट किया गया है। ये प्रॉक्सी फॉर्म हम जब भर के देते हैं, इसका एक फॉर्मेट है MGT11। MGT11 में ये फॉर्म होना चाहिए। तो MGT ये मैनेजमेंट वाले रूल्स हैं, इसीलिए MGT से चालू होते हैं। हर जगह कंपनी लॉ में ऐसे ही रूल्स हैं, जो चैप्टर के रूल्स हैं वो नाम दे दिया है। जैसे जब हम प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे PAS नाम से फॉर्म होंगे, तो PAS 1, 2 ऐसा रहेगा। डिबेंचर्स में अलग SH रहेंगे, वो शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स का क्योंकि एक चैप्टर है तो SH नाम के फॉर्म होंगे। फिर वैसे ही चार्ज पढ़ेंगे तो CHG नाम के फॉर्म होंगे। तो ऐसे सबके फॉर्म के नाम उस हिसाब से दिए हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए MGT11। इस फॉर्म में हम अपॉइंट करते हैं प्रॉक्सी को। इसके बाद प्रॉक्सी इसको जमा कर देता है टू दी विद द कंपनी। कंपनी है, ये कंपनी में ही शुड डिपॉजिट दी प्रॉक्सी फॉर्म, को डिपॉजिट कर देना, जमा कर देना। ये प्रॉक्सी फॉर्म MGT11 में है तो दैट विल बी सफिशिएंट। प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट कब तक होना चाहिए, तो इट शुड बी डिपॉजिटेड एटलीस्ट 48 आवर्स फॉर मीटिंग। मीटिंग के कम से कम 48 आवर्स पहले जमा होना चाहिए। जैसे समझो आपकी मीटिंग है 20 तारीख को सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे मीटिंग है, तो आपका प्रॉक्सी फॉर्म कब तक आ जाना चाहिए, तो 18 तारीख को सुबह 11 बजे के पहले, इसके पहले तक के प्रॉक्सी फॉर्म जमा होना चाहिए। अगर इसके पहले तक आपका प्रॉक्सी फॉर्म जमा कर दिया है आपने, तो ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है। अगर इस पॉइंट के पहले आपने जमा कर दिया है तो, और इसके बाद अगर जमा करोगे तो इनवैलिड। यानी कंपनी को आपको कम से कम 2 दिन पहले बताना है, तो 48 आवर्स पहले बताना चाहिए कि भाई मेरे बदले ये व्यक्ति आएगा, तो मैं तो इसको दे दूंगा और ये जाके कंपनी में डिपॉजिट करता है फॉर्म, तो इसने ये डिपॉजिट कर देना चाहिए एटलीस्ट 48 आवर्स पहले। तो अगर 20 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग है तो 18 तारीख को 11 बजे के पहले तक के वो जमा कर देगा कंपनी के पास ये फॉर्म, और बोलेगा कि मैं आने वाला हूँ शर्मा जी के बदले, तो ये वैलिड प्रॉक्सी रहेगी। अगर कोई कंपनी चाहे तो कंपनी इस टाइम को कम कर सकती है। ये जो 48 आवर्स हैं, 48 आवर्स, तो 48 आवर्स को कम किया जा सकता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। सो इसको ध्यान से देखो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करने का टाइम अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे समझो कंपनी ने लिख दिया कि 48 आवर्स नहीं, आपने कम से कम 52 आवर्स पहले जमा करना चाहिए या 3 दिन पहले जमा करना चाहिए। तो अगर ऐसा कर दिया तो इसमें मेंबर के राइट कम होते हैं, क्योंकि टाइम बढ़ा रहे हो आप, तो ये मेंबर का फायदा नहीं है, मेंबर का नुकसान है। आज मीटिंग है तो 2 दिन पहले भी प्रॉक्सी जमा किया तो वैलिड होना चाहिए, लेकिन कंपनी ने लिख दिया नहीं नहीं 4 दिन पहले जमा करना था तुमने, तो इससे तो मेरे राइट कम हो गए। तो इसीलिए कंपनी इस टाइम को बढ़ा नहीं सकती, बट कंपनी ये बोल सकती है कि मैं इसको कम रखती हूं। तो कंपनी बोले तो ये बोल सकते हैं कि ठीक है 24 घंटे पहले भी जमा करोगे तो चलेगा। तो कंपनी आपके पावर्स बढ़ा सकती है, शेयर होल्डर को ज्यादा राइट दे सकती है, बट वो राइट छीन नहीं सकती, क्योंकि एक्ट आपको अधिकार देता है 48 आवर्स का। 48 आवर्स पहले आपने जमा कर दिए तो इट इज वैलिड, आप इसके बाद जमा करोगे तो इनवैलिड है। आज मीटिंग है, आपने कल जमा किया था तो इट इज इनवैलिड।
बट अगर कंपनी चाहे तो कंपनी बोल सकती है ठीक है हम 48 आवर्स नहीं, हम 24 आवर्स का ही टाइम रखते हैं। दैट मीन्स आप 24 आवर्स पहले भी जमा कर दोगे तो चलेगा, तो ये चल जाएगा। तो आप इस टाइम को कम कर सकते हैं बट इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। तो 48 आवर्स को कंपनी कैन प्रिस्क्राइब अ शॉर्टर पीरियड। क्योंकि शॉर्ट पीरियड बता रहे हैं दैट मीन्स मेंबर के राइट बढ़ रहे हैं। अगर ये पीरियड को बढ़ा रहे हैं तो मेंबर के राइट कम हो जाएंगे। तो हम मेंबर के राइट कम नहीं कर सकते, हम उसके राइट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। इसके अलावा कितने लोग प्रॉक्सी हो सकते हैं? तो एक व्यक्ति कितने लोगों की मैक्सिमम प्रॉक्सी हो सकता है? तो एक व्यक्ति अगर प्रॉक्सी बनना चाहे तो ही कैन बी अ प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो जो टोटल वोटिंग पावर है कंपनी के, मैक्सिमम उसके पास 10% की प्रॉक्सी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दूसरा लिमिट है 50 मेंबर्स। मैक्सिमम वो 50 लोगों की प्रॉक्सी हो सकता है। जैसे मैं आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता हूं, तो मैंने आपको प्रॉक्सी अपॉइंट किया। एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने भी आपको प्रॉक्सी अपॉइंट किया। वाई है, उन्होंने भी प्रॉक्सी अपॉइंट किया। ऐसा कर करके आप मैक्सिमम 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकते हो, 50 से ज़्यादा नहीं। आप 51st व्यक्ति की अगर प्रॉक्सी लोगे तो इट विल बी इनवैलिड। आप 50 लोगों की प्रॉक्सी बन सकते हो। और टोटल मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। 10% का मतलब ये नहीं कि मेरे पास 5 लाख शेयर्स है तो मैं सिर्फ 10% 50,000 के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। 10% का मतलब है कंपनी के टोटल समझो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो उसमें एक व्यक्ति मैक्सिमम 10,000 की प्रॉक्सी हो सकता है 10% की, उससे ज़्यादा की नहीं। अगर उसने 10% की प्रॉक्सीज होल्ड कर चुका है, उससे ज़्यादा और प्रॉक्सी होल्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। जैसे समझो मैंने आपको अपॉइंट किया, आप हो, आपको मैंने, मेरे पास 9% शेयर्स हैं, तो मैंने आपको प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया फॉर 9% ऑफ द शेयर होल्डिंग। फिर आपको एक और व्यक्ति ने अपॉइंट कर दिया, इसके पास 1% शेयर होल्डिंग थी, इसने भी अपॉइंट कर दिया। आपके हो गए टोटल 10% शेयर होल्डिंग। आप अब इससे ज्यादा की प्रॉक्सी नहीं बन सकते। हो गया, मैक्सिमम 10% हो गया, अब आप और प्रॉक्सी नहीं बन पाओगे। समझा क्या? दैट मीन्स आपकी टोटल जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है उसका मैक्सिमम 10% के लिए आप प्रॉक्सी हो सकते हो, उससे ज्यादा के लिए नहीं। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं हूं, मेरे पास शेयर्स हैं समझो 12%, और मैं आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता हूं, तो क्या मुझे अब 2 प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? तो यहां पे रूल प्रिस्क्राइब करता है कि नहीं, अगर आपके पास 12% शेयर होल्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे 12% के लिए इसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। तो यहां 10% वाला रूल नहीं भी हुआ तो चलता है, लेकिन देन ही विल नॉट बिकम प्रॉक्सी फॉर एनी अदर पर्सन। तो ये चीज भी क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो ये 2 रूल्स यहां पे और बताए हैं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 में है, कंपनी ने बोला था प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, और MGT 11 में किसी ने फॉर्म भर के दे दिया, तो MGT 11 ये सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्म है, MCA के द्वारा। इसमें अगर आपने वो फिल करके दे दिया है तो इट इज वैलिड। कल चलकर कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं हमको ये फॉर्म नहीं चलेगा, हम अलग फॉर्म निकाल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा की डिटेल भर के आप फॉर्म जमा करो तभी वैलिड रहेगा। कंपनी को ये MGT 11 में है ना, तो कंपनी को रखना पड़ेगा। कंपनी के नॉट सही कि ये हमारी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन से मीट नहीं कर रहा है और इसीलिए ये वैलिड नहीं है। MGT 11 विल बी ऑलवेज वैलिड। अगर इस फॉर्मेट में है, फिर भले ही कंपनी ने कोई अलग प्रॉक्सी फॉर्म रखा था तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में आपने दिया है तो इट विल बी वैलिड। MGT 11 एक फॉर्म है, ये वैलिड माना जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे प्रॉक्सी में, अभी वक्त कम है हमारे पास, तो ये चीज़ें हम डिटेल में पूरा समझेंगे। इसमें प्रॉक्सी को क्या अधिकार है क्या नहीं, ये सब भी देखेंगे। अभी टाइम नहीं है और मैं अभी चालू नहीं करना चाह रहा इसको, जितना बता दिया उतना बता दिया, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं है। कल बताया गया होगा आपको, नहीं बताया? तो कल मेरी क्लास नहीं है, कल सिर्फ टैक्स रहेगी। कल मेरे को थोड़ा एक शादी में जाना है,
जरूरी रहती कोई कोई शादियां अटेंड करना। क्लोज रिलेशन है, यानी मेरे भैया का ब्रदर इन लॉ है, बहुत ही क्लोज रिलेशन हो जाता, तो यानी मेरे भाभी का भाई है, तो ऐसा जाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, मैं कल नहीं लूँगा तो कल बाकी क्लासेस रहेगी, बाकी क्या एक ही क्लास है, टैक्स की क्लास रहेगी, और घर पे एक बार पढ़ते जाओ। आसान लग रहा ना, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? तो कौन कौन है वैसे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है, ऐसे वाले भी हैं क्या? वैसे अर्ली बर्ड में तो नहीं होते जनरली। अच्छा आप हो, और कोई है ऐसा मुझसे जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा? अच्छा आप नए हो, यानी आप बाहर से आए हैं अभी, आप भी, तो जम रहा है ना, मज़ा आ रहा है चलो ठीक है, मज़ा आ गया, अच्छी बात है। बाकी आपको भी जम रहा है? आपको भी कोई तकलीफ गई तो बोल देना, वैसे जाएगी नहीं बट फिर भी अगर गई तो आप बोल सकते हैं। तो ऑनलाइन भी होंगे ना, कुछ ऑनलाइन भी है क्या? कुछ हैंड रेस करो भला, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं है, सब सिर्फ हार्ट आ रहे हैं लोगों के, हार्ट आ रहे हैं, स्माइली आ रहे हैं, यानी पहले से पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, साहिल है, साहिल के हार्ट आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में इसके आगे का डिस्कशन चालू करेंगे। चलिए, थैंक यू।